क्या कभी सोचा है कि हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी कामयाबी या दौलत से सीधे तौर पे जुड़े हो सकते हैं? ये ख्याल अपने आप में काफी दिलचस्प है ना। बिल्कुल। और इसी एक आइडिया पर आधारित है एक बहुत ही प्रभावशाली किताब, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। सुना है कि इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि हिल के मुताबिक सोचने का तरीका असल में सफलता और संपत्ति हासिल करने से कैसे जुड़ा है। हमारे पास इसका एक सार है जो इन मुख्य विचारों को साफ तौर पर रखता है। चलिए खोलकर देखते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। इसका असली फोकस तो एक खास किस्म की मानसिकता, एक माइंडसेट, उसे तैयार करने पर है। और ये माइंडसेट फिर जिंदगी के किसी भी लक्ष्य के लिए काम आ सकता है। अच्छा। शायद इसीलिए इसके सिद्धांत इतने सालों बाद भी इतने प्रासंगिक लगते हैं, क्योंकि ये बाहरी नतीजों से पहले अंदरूनी बदलाव पर जोर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहले सिद्धांत से ही शुरू करते हैं। तीव्र इच्छा, जिसे हिल बर्निंग डिजायर कहते हैं। किताब तो साफ कहती है कि सिर्फ चाहने भर से या एक हल्की फुल्की इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य के लिए एक जुनून चाहिए, एक प्रबल इच्छा, ऐसे कि वो सोच दिन रात हावी रहे। अक्सर सुना है सफल लोगों के बारे में कि उनके अंदर मानो एक आग थी जो उन्हें रोक नहीं सकी। पर ये सिर्फ जुनून है या कुछ और भी है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ जुनून से थोड़ा ज्यादा है। तीव्र इच्छा वो शुरुआती बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से सब कुछ शुरू होता है। ये आपकी प्रेरणा का स्रोत है। ये आपके ध्यान को एक दिशा देता है और आपके इरादे को एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाता है। अच्छा। जब इच्छा सच में तीव्र होती है तो वो आपको सिर्फ सोचने पर नहीं छोड़ती। नहीं, वो आपको काम करने पे मजबूर करती है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो मुश्किलें आने पर भी आपको आगे बढ़ाती रहती है। इस नींव के बिना बाकी सिद्धांत थोड़े खोखले रह जाते हैं। समझ गया। तो ये इच्छा पहली सीढ़ी हुई, लेकिन सिर्फ इच्छा करने से तो लक्ष्य हासिल नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, आस्था और विश्वास, फेथ एंड बिलीफ। हिल का तर्क है कि हमें पहले खुद पर, अपनी काबिलियत पर गहरा यकीन करना होगा। हाँ, ये सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक तरह का अटल विश्वास कि हम सफल हो सकते हैं। हिल तो यहाँ तक कहते हैं कि कल्पना करो, विजुअलाइज करो कि लक्ष्य हासिल हो चुका है। जी। पर क्या ये सिर्फ मन बहलाना नहीं है? असलियत तो वही रहती है ना। ये एक आम शंका है, सही कहा, लेकिन इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल आधार है। जब कोई पूरे विश्वास के साथ किसी चीज की कल्पना करता है तो उसका दिमाग अवसरों को पहचानने और उन पर ध्यान देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे अवसर जिन्हें शायद वो पहले नजरअंदाज कर देता। अच्छा। विजुअलाइजेशन एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। ये आपके इरादे को मजबूत करती है, आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एफिकेसी से जोड़ा जाता है, यानी ये विश्वास कि आप किसी विशेष स्थिति में सफल होने की क्षमता रखते हैं। सेल्फ एफिकेसी। हाँ, और यही विश्वास अक्सर वास्तविकता का रूप ले लेता है क्योंकि ये आपके एक्शन को गाइड करता है। समझ गया। तो ये विश्वास हमारे अवचेतन मन को उसको प्रभावित करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं से जुड़ता है तीसरा सिद्धांत, आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन। हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। उसमें हम जो बीज बोएंगे वही उगेगा। वो ही स्वीकार करता है जो हम उसे बार बार सुनाते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसीलिए वो रोज अपने लक्ष्य लिखने और दोहराने की सलाह देते हैं, एक तरह से अपने दिमाग को प्रोग्राम करना। पर क्या ये इतना आसान है? दुनिया तो हमें लगातार नेगेटिविटी खिलाती रहती है ना। बिल्कुल आसान नहीं है, और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। आत्म सुझाव कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव और कॉन्शियस एफर्ट है। ये जानबूझकर अपने विचारों और विश्वासों को आकार देना है। आप कह सकते हैं कि ये अपने मानसिक आहार को चुनना है। जैसे हम खाने का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अगर हम सचेत रूप से सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख विचारों को नहीं चुनेंगे तो बाहरी नकारात्मकता, मीडिया से, आसपास के लोगों से, वो आसानी से हमारे अवचेतन पर हावी हो सकती है। सही बात है। ये अपने दिमाग का नियंत्रण अपने हाथ में लेने जैसा है, ताकि बाहरी शोर उसे नियंत्रित न करे। ये सुनने में तो शक्तिशाली लगता है, अपने दिमाग पर नियंत्रण। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो ज्ञान के बारे में है, लेकिन खास तरह के ज्ञान के बारे में, विशेष ज्ञान या स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जी,
हिल का कहना है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान या थोड़ी बहुत जानकारी उससे कोई अमीर नहीं बनता। नहीं। आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में गहराई तक जाना होगा, एक विशेषज्ञ बनना होगा। और ये सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में तो इतनी जानकारी है चारों तरफ, विशेषज्ञ कैसे बने, क्या मतलब है इसका? यहाँ हिल जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और लागू किए जा सकने वाले ज्ञान अप्लाइड नॉलेज में फर्क करते हैं। अच्छा। विशेषज्ञता का मतलब सिर्फ बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि उस जानकारी को व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करके मूल्य पैदा करना, समस्याएं सुलझाना, ये है विशेषज्ञता। आज की अर्थव्यवस्था में देखिए, स्पेशलाइजेशन की मांग बढ़ती जा रही है। हाँ, ये तो है। सामान्य जानकारी तो आसानी से मिल जाती है गूगल पर, लेकिन किसी क्षेत्र की गहरी समझ और उसे लागू करने की क्षमता ही आपको अलग बनाती है, अवसर पैदा करती है। विशेषज्ञ बनने का मतलब है लगातार सीखना, अभ्यास करना और अपने ज्ञान को उसको प्रैक्टिकल बनाना। यानी सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिल्कुल। और इस ज्ञान को नई दिशा देने के लिए शायद 5वें सिद्धांत की जरूरत पड़ती है, कल्पना, इमेजिनेशन। हाँ। हिल मानते हैं कि हर बड़ा आविष्कार, हर नई योजना, हर सपना वो पहले कल्पना में ही जन्म लेता है ना? बिल्कुल। चाहे नई नौकरी का प्लान हो, कोई स्टार्टअप हो या जीवन बदलने का विचार, सब कल्पना से शुरू होता है जी। इसके बिना तो हम शायद बस वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। बिल्कुल। और हिल यहाँ 2 तरह की कल्पना बताते हैं। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पुराने आइडिया, कॉन्सेप्ट्स या प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी से होती है। दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिससे बिल्कुल नए मौलिक विचार आते हैं, जो शायद हमारी सहज बुद्धि या जैसे हिल कहते हैं छठी इंद्री से जुड़ते हैं। कल्पना ही हमें मौजूदा हकीकत की सीमाओं से परे देखने की ताकत देती है। अच्छा। ये हमें वो संभावनाएं दिखाती हैं जो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जिन्हें बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कल्पना से विचार आया, ज्ञान से उसे परखा, विश्वास से उसे सींचा, लेकिन अब उसे हकीकत बनाने के लिए एक्शन चाहिए। राइट। बिल्कुल, एक्शन जरूरी है। यही पर आता है छठा सिद्धांत, निर्णय और दृढ़ता, डिसीजन एंड परसिस्टेंस। हिल ने देखा कि सफल लोग वो जल्दी फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। वो बार बार अपना मन नहीं बदलते। दूसरी तरफ जो लोग हिचकिचाते हैं या बार बार दिशा बदलते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। जी। फैसला लेने के बाद सबसे जरूरी है दृढ़ता, यानी लगे रहना, परसिस्टेंस। खासकर जब मुश्किलें आएं, हार मान लेना आसान लगता है, पर जीत उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं। ये बहुत अहम बात है। देखिए, अनिर्णय की अपनी एक कीमत होती है। इनडिसीजन कॉस्ट्स अस। हम समय गंवाते हैं, अवसर चूक जाते हैं और मानसिक ऊर्जा वो बर्बाद होती है। हाँ, सही बात है। फैसला लेना मतलब जिम्मेदारी लेना, और दृढ़ता का मतलब आंख बंद करके एक ही रास्ते पर चलते रहना नहीं है। नहीं। इसका मतलब है लक्ष्य पर नजर रखते हुए लचीला बनना, फ्लेक्सिबल होना। हाँ, बाधाओं से सीखना, जरूरत पड़ने पर रणनीति बदलना, लेकिन हार न मानना। ये मुश्किलों के सामने टिके रहने की क्षमता है, और यही अक्सर सफलता और असफलता के बीच का फर्क साबित होती है। अकेले टिके रहना मुश्किल हो सकता है कई बार। हाँ, हो सकता है। शायद इसीलिए 7वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड समूह, मास्टरमाइंड ग्रुप। इसका विचार सीधा है, अपने आसपास वैसे लोग रखो जो आपको इंस्पायर करें, पुल डाउन ना करें। बिल्कुल सही संगति। ऐसे लोगों का एक समूह बनाना जो समान लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हों, एक दूसरे का साथ दें, अपने ज्ञान और अनुभव साझा करें। किताब में एक लाइन है कि आपके सबसे करीबी 5 लोग आपका भविष्य तय करते हैं। हाँ, ये बहुत मशहूर कहावत है। ये संगति के असर को दिखाता है ना। बिल्कुल, और इसके फायदे बहुत गहरे हैं। एक मास्टरमाइंड समूह सिर्फ हौसला अफजाई नहीं करता, यहाँ ज्ञान और अनुभव साझा होते हैं, जिससे हर सदस्य को फायदा होता है। अलग अलग नजरिए मिलते हैं, जो अकेले सोचना मुश्किल होता है। एक दूसरे के प्रति जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी, जो हमें ट्रैक पर रखती है। और जब कई दिमाग एक लक्ष्य पर मिलकर काम करते हैं, तो एक सिनर्जी बनती है। मतलब कुल नतीजा सभी के अलग अलग प्रयासों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। अच्छा। ये दिखाता है कि सही सोशल सर्कल, सही सामाजिक दायरा हमारी तरक्की में कितना मददगार हो सकता है। ये सभी सिद्धांत ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन की तरह। हाँ, है, बिल्कुल है। और इन सबको शायद समेटता है 8वां सिद्धांत, अवचेतन मन
और छठी इंद्रिय, सबकॉन्शियस माइंड एंड सिक्स्थ सेंस। हिल फिर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे विचारों को हकीकत में बदलने का काम करता है। जी। इसलिए इसे सकारात्मक रखना, इसे सही दिशा देना बहुत जरूरी है। साथ ही वो अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, उस पर भरोसा करने की बात करते हैं। क्या ये छठी इंद्री कोई रहस्यमयी शक्ति है? मतलब क्या है इसका? इसे रहस्यमयी शक्ति की तरह देखने के बजाय हम इसे अनुभव, गहरी समझ और अवचेतन में चल रही जानकारी की प्रोसेसिंग का नतीजा मान सकते हैं। अच्छा। हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों, विश्वासों और हमारी जो स्वचालित प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करता है। ये पर्दे के पीछे से हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। छठी इंद्रिय अंतर्ज्ञान अक्सर वो गहरी समझ होती है जो हमारा तार्किक दिमाग, लॉजिकल माइंड तुरंत नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो हमारे जमा किए गए अनुभवों और अवचेतन विश्लेषण पर आधारित होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तर्क को भूल जाएं, नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी समझ और बाहरी तथ्यों के बीच एक संतुलन बनाएं। ठीक है, तो अगर हम इन सभी 8 सिद्धांतों को एक साथ देखें तो सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? किताब का मुख्य संदेश तो यही लगता है कि अमीरी या सफलता सिर्फ बाहरी चीजों या किस्मत का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारी सोच का नतीजा है, हमारी थिंकिंग का। तीव्र इच्छा से शुरू होकर विश्वास, आत्मसुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और अवचेतन की शक्ति तक, ये सब मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जो सफलता को उसे आकर्षित करती है। हाँ, वादा यही है, सोच बदलो और नतीजे बदलेंगे। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत अलग थलग काम नहीं करते, अकेले अकेले नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर एक शक्तिशाली मानसिक ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ये सिर्फ सकारात्मक सोचने या इच्छा करने भर का मामला नहीं है कि बस सोच लिया और हो गया। ये सक्रिय रूप से एक्टिवली अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने, रणनीति बनाने और फिर लगातार दृढ़ता से उस पर अमल करने के बारे में है। सफलता महज संयोग नहीं, बल्कि इस तरह की अनुशासित सोच और कार्यवाही का परिणाम है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर हमारी सोच इतनी शक्तिशाली है और ये सिद्धांत वाकई काम करते हैं, तो इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कोई एक छोटा व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है? मतलब इस हफ्ते अपनी सोच में ऐसा कौन सा एक जानबूझकर किया गया बदलाव लाया जा सकता है? शायद रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखना और विजुअलाइज करना, या किसी एक नकारात्मक सोच को पहचानकर उसे तुरंत एक सकारात्मक विकल्प से बदलना, कोई छोटा सा एक्शन। ये बहुत अच्छा विचार है। छोटे कदमों से शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि इन सिद्धांतों को अपनाना कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और काम खत्म। ये एक सफर है, एक यात्रा। ये आत्मसुधार की एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, जाहिर है, कभी प्रेरणा ज्यादा होगी, कभी कम, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि हर छोटा कदम उस शक्तिशाली मानसिकता को बनाने में मदद करता है जिसकी बात नेपोलियन हिल करते हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।